Okay, so a very good morning to all of you. Okay, so last session was on Tuesday. Yes? Is there anybody जिसका पहला session है ये? पहले ये बताओ मुझे. Yes, ma'am. Everybody is on mute, I guess. Okay, last class में we did discuss about money and banking. मैम मेरी आवाज जा हाँ अंकित आपकी आवाज आ रही है. मैं आपको म्यूट कर रही हूँ सो दैट अभी मैं जब बोलूँ तो सबके पास क्लियर आवाज जाए. ठीक है, आई विल गिव यू द चांस टू स्पीक. आप तब बोलिएगा. अभी मेरे को आ रही है, आपकी आवाज आ रही है. यू आर ऑडिबल, नो प्रॉब्लम. ओके, चलो. सो लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड अबाउट मनी एंड बैंकिंग, राइट? मनी एंड बैंकिंग का इंट्रोडक्शन हुआ था. कोई मेरे को बता सकता है अबाउट व्हाट इज मनी? नाउ यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी व्हाट इज मनी. Money is a medium of exchange which has some monetary value. Which has some monetary value. And what when was the first time the monetary value was given to the money as a medium of exchange? At the time of Indo-Greek. Yes. Indo-Greek. Okay, good. So abhi ke liye first tell me, am I visible everyone? Can you guys see me properly? Yes, ma'am. Okay, good. Yes, ma'am. ओके चलो, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. एंड आज का सेशन इज रिलेटेड टू मनी एंड बैंकिंग ओनली, बट मनी एंड बैंकिंग में वी आर गोइंग टू गो वन स्टेप फॉरवर्ड. अभी तक हमने जिनकी भी पहली क्लास है, अभी हमने सिर्फ मनी का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने मनी का इवोल्यूशन बताया था, दैट हाउ मनी हैज इवॉल्व्ड. एंड आज का जो करेंसी है, आज की करेंसी और पहले की करेंसी में क्या डिफरेंस है. आज की करेंसी में वी कैन सी दैट मनी हैज अ मॉनेटरी वैल्यू, एंड मनी को मॉनेटरी वैल्यू दिया गया था इंडो ग्रीक्स के टाइम पे. अंडरस्टूड? इतना क्लियर है सबको? Then, towards the end of the session, I did discuss something related to fiat money and legal tender. What was it? Fiat money is ma'am coins and currencies and Only Ma'am, but, coin and currency? ma'am coin currencies and foreign money is also fiat money. With the approval of the government. There are two conditions. With the approval of the government. Yes, it must have the backing of any government. And legal tender के लिए fiat money होना जरूरी है, and दूसरा it can never be rejected. Okay, Rejected. and please make sure that you're making your notes together, because I will be providing you weekly notes. Okay, तो वीक में अगर 3 सेशन है तो मैं तीनों सेशन के नोट्स साथ में बनाऊंगी. बिकॉज होता क्या है, बच्चे डिपेंडेंट हो जाते हैं नोट्स में कि सब कुछ नोट्स में ही मिलेगा, एंड उस टाइम पे वो अपने नोट्स को वैल्यू नहीं करते हैं. सो आई वुड सजेस्ट यू कीप मेकिंग योर नोट्स along with the session, and after every week you will be provided with my notes. Okay, clear है? चलो, let's get started with money and banking again, and this is going to be part 2. अभी मैंने बोला पीडीएफ मिलेगी लास्ट वीक के एंड में. सो सेशन इफ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आप लोगों का सेशन है, सो यू विल बी गेटिंग द पीडीएफ मे बी ऑन सैटरडे नाइट और संडे मॉर्निंग. ओके, ज्यादा बेटर है कि आप अपने नोट साथ साथ बनाते हुए चलो, ताकि आप रिवाइज भी कर पाओ उसे. ओके ओके, so legal tender is any fiat money which has the approval of the government, obviously, and it can never be rejected. Okay, chalo. So now
लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन अगेन। एंड आज हम शुरू करेंगे बैंकिंग से, कि बैंकिंग क्या होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती हैं, फिस्कल पॉलिसीज क्या होती हैं, एंड देन वी विल डिस्कस ईच वन ऑफ देम इंडिविजुअली। ओके, सबसे पहले अगेन जैसे हमने मनी की बात करी थी, मैंने सबसे पहले आपसे पूछा था कि मनी क्या होता है, देन वी मूव टुवर्ड्स इवोल्यूशन एंड देन वी मूव टुवर्ड्स फियाट मनी, लीगल टेंडर एंड द टाइप ऑफ मनी। ओके, अब मुझे कोई ये बताओ कि बैंक्स क्या होते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैंक्स? Anyone? Banks are the places where we deposit our money and get loans. What are these? Like where you deposit and take loans, or basically There lending and depositing? are types Is of the accounts credit like system? savings Please, account and can you unmute yourself and then speak, Chandan? Because it's a bit difficult to look into the chat every time. Yes. So there was somebody else as well. Apart from Is Anjali, it credit किसी और ने भी system? बोला था अभी। किसी और को भी देना है? Ma'am, bank Yeah. are the institutions which deals with the legal tender. Which deal with the legal tender. Okay. Government भी Bank करता are the है। institution. हाँ, Bank are institution to provide the money and accepted the legal currency money and with under the government and rule of RBI. okay. Anybody else? Okay, Chandan ने बोला था financial institutions. What do you mean by financial institutions? चलो, financial institution बोल दिया कि bank is a financial institution. But what are these financial institutions? अगर इसी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ा जाए तो, कि बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखो कोई भी चीज पढ़ते हैं उसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। बैंक सबको पता है कि बैंक क्या है, जिधर जाकर पैसा जमा किया जाता है या जिधर से पैसा विड्रॉ किया जाता है। बट बैंक है क्या, क्या है उसका सेंस, क्या है बैंक का, बैंक को बैंक बोलते क्यों है? तो बैंक is an institution, write it down in your notes. It is an institution which act as an intermediary. इंटरमीडिएटरी रोल होता है बैंक का बिटवीन किसके बीच में इंटरमीडिएटरी का रोल प्ले करेगा वो? RBI and people. Yes, basically the people of India, the market and the government related financial services, all these things, government हो गई, financial services हो गई, जितनी भी financial services आप देखते हो, One time repeat again. NBFCs हो गए या कोई भी हो गए, इसके बीच का जो इंटरमीडिएरी है, जो भी आपको सर्विसेज मिल रही है बैंक्स के थ्रू, वो क्या, किस पर्पस से मिल रही, कैसे मिल रही है? बिकॉज बीच में बैंक्स होते हैं। आप कोई ट्रांजेक्शन, बेसिकली कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए जिस इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ती है वो होता है बैंक। अगर आप ऑनलाइन कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप कोई शॉपिंग कर रहे हो, आप डिपॉजिट कर रहे हो, आप लेंड कर रहे हो, आप कोई भी ऐसी चीज कर रहे हो, ऑफलाइन तो हमें पता है कि दे एग्जिस्ट, बट ऑनलाइन भी आप कोई भी तरीके की फाइनेंशियल सर्विस होती है तो वो किसी इंटरमीडिएरी के बीच थ्रू ली जाती है, एंड दैट इज द बैंक। अंडरस्टूड? So these are the institutions that are providing you with or helping you with these financial services. Understood? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. That clear. This is what it means कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल सर्विसेज का लिंकेज प्रोवाइड करता है, एंड इसी से आप जो भी आप फाइनेंशियल सर्विस का लुत्फ उठा सकते हो, चाहे वो
आपकी डिपॉजिट फैसिलिटी है, लेंडिंग फैसिलिटी है, शॉपिंग फैसिलिटी है, कोई भी फैसिलिटी है, वो सारा बैंक्स के थ्रू होता है। अब विद इन बैंक्स वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स। इतना डिटेल में नहीं जाना है कि कमर्शियल बैंक्स, नॉन कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, ये सबको पता है। प्राइवेट बैंक मतलब जिसका ओनर जो है 51% ऑफ द शेयरिंग इज बाय सम प्राइवेट बिजनेसमैन, ओके, या इंडिविजुअल, डेफिनेटली नॉट अंडर द गवर्नमेंट। बट याद रखना, चाहे प्राइवेट हो पब्लिक हो, कोई भी चीज, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो किसी भी तरीके की फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और फाइनेंशियल के अंदर भी, बिकॉज फाइनेंशियल भी अलग अलग तरीके की हो सकती है, फाइनेंशियल के अंदर बैंकिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है वो सब आरबीआई के अंदर है। अब मैंने ये जो डिस्टिंक्शन किया है, ये क्यों किया है कि फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर बैंकिंग वाला हिस्सा आरबीआई देखता है, क्योंकि फाइनेंशियल के अंदर आपका इंश्योरेंस भी आता है, आपका पेंशन भी आता है, आपका स्टॉक मार्केट भी आता है, ठीक है। और इन सबके जो सुपरवाइजर्स हैं वो अलग अलग है, इन सबके जो रेगुलेटर्स हैं वो भी अलग अलग। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? ओके। Yes, ma'am. So when you say, okay, I'll repeat it again. When you say that बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इट हेल्प्स यू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। वहीं पर जब मैं सिर्फ फाइनेंशियल सर्विस बोलती हूँ, तो फाइनेंशियल सर्विस में जब आप आरबीआई की बात कर रहे हो ना, तो आरबीआई में आप बोलो बैंकिंग सर्विसेज, ओके। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो है बैंक, क्योंकि बैंक सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते हैं, देयर आर अदर थिंग्स एज वेल, इसीलिए मैंने फाइनेंस यूज किया है। बट ऑलवेज रिमेंबर, जहां पर भी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात हो रही है, फाइनेंशियल सर्विसेज 4 तरीके की होती हैं: बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट जिसमें आप बोलते हो कि इन्वेस्ट कर दिया हमने प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में, शेयर्स की बात जिधर आप ट्रेड करते हो, इंश्योरेंस मार्केट, एंड देन पेंशन। These are the 4 financial services जिसके अंदर हर किसी का जो सुपरवाइजर है, रेगुलेटर है, वो कंप्लीटली अलग है। तो अगर मैं बैंकिंग एज अ फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रही हूँ, तो उसको रेगुलेट करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जब मैं बात कर रही हूँ कैपिटल मार्केट की, स्टॉक मार्केट की, शेयर्स की, तो ये सारा रेगुलेट होता है बाय स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। जब मैं बात कर रही हूँ इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस सुपरवाइज करता है IRDAI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, okay, or depository of India, that you can check. And then for pension you have different pension regulatory board of India, okay. So इसीलिए फाइनेंशियल सर्विसेज जब आप बात करते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी हम एज a growing economy we are targeting that India should be the 5th largest economy, and ये कैसे होगा, सॉरी, should be the 3rd largest economy, 5th तो हम हैं ही अभी, 3rd largest economy by 2028 by overcoming Japan. Let's say we have this target in our mind. ये होगा कैसे? तो आपने बहुत बार सुना होगा कि हम सबका बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। कोई मुझे बता सकता है सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या है? Increase GDP. This is We okay. have to increase per capita income each and This is every what you person. mean by That's why सबका साथ सबका विकास. Okay. Then okay, कोई और कि जिसके पास कोई और, so अब मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है श्रेया, you were the one, right? Okay. Anybody who wants to add on, और किसी को कुछ और इनपुट देना है? आत्मनिर्भर वाला जो है, सबका साथ सबका विकास, आत्मनिर्भर तो सेल्फ सफिशिएंसी हो गया ना। growth every person together with together. ठीक है, सबका साथ, ये तो इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। मतलब क्या है इसका, सबका साथ सबका विकास? बच्चों, कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बोली जाती है बाय द गवर्नमेंट, ओके। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है। मैं तो बिल्कुल नहीं मानती हूँ इस चीज में कि बस मैं आपको वो नाम के लिए बोल दूं और आपको यही नहीं पता। मैं बैंकिंग में पढ़ा दूं आपको रेपो रेट, रिजर्व रेट, बट यही नहीं पता है आपको कि बेस क्या है उसका, कोई सेंस नहीं है उस पढ़ाई का।
GDP, okay, now if everybody is talking about GDP on the message, तो मुझे ये बता दो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है फिर? अगर GDP बढ़ेगी तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है? मैम ग्रोथ मतलब इंडिविजुअल मतलब एक ऐसा देखा जाता है, डेवलपमेंट मतलब पूरे मतलब मिला के ऐसे। No, Khushi boost all the sectors of the economy. Chanda work on GDP, infrastructure, investment to boost every sector of the economy. This is the same thing. Everybody is talking about growth here. Nobody is talking about development. What is development, guys? मैम डेवलपमेंट मीन्स जहाँ सभी एम्प्लॉयड हो, फुली एम्प्लॉयड। अच्छा, ठीक है। और ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे लगे फिर? Development is something infrastructural. अच्छा, मतलब कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहा है तो डेवलप नहीं हो सकता। मैम इंफ्रास्ट्रक्चर कौन मैम सा ग्रोथ होता है मैम इंडिविजुअल के लेता है, डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल कहाँ तो क्या डेवलपमेंट हो वहाँ डेवलपमेंट। इंडिया GDP ग्रो कर रही है। इंडिया हैज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ग्रो कर रही है इंडियन इकोनॉमी। तो क्या इंडिविजुअल लेवल पे देखा होगा हमने कि एग्रीगेट लेवल पे देखा होगा? चलो इंफ्रास्ट्रक्चर बता दो, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है? व्हाट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आर वी टॉकिंग अबाउट? पर कैपिटा इनकम कैसे बच्चों? ये तो एक टर्म हो गई जो आप लोगों ने पढ़ी है। पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ाओगे? चलो यही बता दो। मैम गवर्नमेंट होगी ना, ये इंटरप्रेन्योर को प्रमोट करेगी, जिससे लोग ना ज्यादा ले मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जिससे हर कोई जन अपना लाइक पर कैपिटा इनकम तो इसके थ्रू ही बढ़ सकती है। जब हम एम्प्लॉयड होंगे, जो हमारी जो इनकम पहले के अकॉर्डिंग बढ़ेगी, तो ऑल ओवर एम्प्लॉयमेंट का जीडीपी। मतलब क्या होता है? चलो मुझे ये बताओ, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? कि आप काम कर रहे हो, कल को मैं बोल दूं चलो एम्प्लॉय करने से मतलब है, तो लेट्स से आई स्टार्ट वर्किंग ऑन अ टी शॉप। काम तो मैं कर रही हूँ, आई एम एम्प्लॉयड। मैम एम्प्लॉयमेंट तब ऐड करेंगे जब सभी लोग टैक्स पे करेंगे, तो फिर टैक्स तो इंडिया में भूल जाओ, क्योंकि टैक्स इवेजन तो एक अलग टॉपिक हो गया ऑल टुगेदर। क्योंकि चलो लेट मी टॉक अबाउट इट नाउ। सबसे पहले जितनी भी आप लोगों ने पॉइंट्स दिए हैं, ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम, GDP, सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ग्रोथ है, डेवलपमेंट नहीं। आई डोंट नो व्हाई यू गाइस आर नॉट तो टॉकिंग मैम अबाउट। हमारी कंट्री तो डेवलपमेंट है ही, डेवलप नहीं है ना, डेवलपिंग है। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों नहीं बोलते इंडिया को दैट इट इज अ डेवलपिंग क्योंकि इकोनॉमी? अभी 5th हम लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी है, हमारे पास पैसा बहुत है। ये बैकवर्डनेस मत सोचना कि पैसा नहीं है, ठीक है? फ्रांस हमारे विकसित पास आता है, नहीं पर है अभी। फ्रांस डेवलप्ड कंट्री है। मैम एम्प्लॉयमेंट बैकवर्डनेस What type of backwardness are we talking about? सोशल बैकवर्डनेस Social backwardness, then what? Okay, elaborate a bit. What type of elements do we include when we talk about social backwardness? रिलेटेड टू एजुकेशन, सभी एजुकेटेड होंगे। Oh, sorry, I was मैम on. So let's just discuss about that and that point कि अगर आप बोल रहे हो कि social का मतलब education is definitely one way of reaching to the level of development, but there is no direct relationship, ठीक है? एजुकेशन से अवेयरनेस आती है, बट लोगों का बिहेवियर, सोशल बिहेवियर कैसा होता है, वो काफी मायने तक मैटर करता है। ओ, who has Khushi, can you unmute yourself and then explain? We are developing nation because our manufacturing sector is not well.
डेवलप्ड एंड इम्पोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट, दैट्स व्हाई बीओपी डेफिसिट। बेटा ये एकदम अलग चीजें हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। You मैम okay, so the problem what I think here is that you guys know about economy, you have heard various terms, but the basic about these terminologies, that is not clear. That might sound very um, rude or very outright, but this is the truth. Okay, चलो अब let me मैम put, अभी किसी को और कुछ ऐड करना है और should I explain? मैम जैसे एक एग्जांपल के मदद से हम बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी इंडिया अपना डेवलपमेंट कंट्री डेवलपिंग कर रहा है, डेवलपमेंट पूरा हुआ नहीं है, बट ग्रोथ मतलब होता है मैम। तो वही तो पूछ मैम रही हूँ, ग्रोथ बार बार सेम आके सेम चीजें क्यों बोल रहे हो? फैज ने लिखा है वी नो बट वी डोंट नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यू गाइस नो एवरीथिंग, यू गाइस नो कि हाँ कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, बट एट द सेम टाइम देयर इज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द कोर एरिया। और ये जो मैं बताने वाली हूँ ना, प्लीज जिंदगी भर के लिए याद रखना, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइस टू बी नॉट जस्ट एजुकेटेड बट नॉलेजेबल। ठीक है, एक होता है लिटरेट, एजुकेटेड एंड नॉलेजेबल, ये तीनों भी अलग चीज होती है। लिटरेट जिसे पढ़ना लिखना आता है, एजुकेटेड जिसने कुछ डिग्री रखी है या वो पढ़ा लिखा है, वो समझ सकता है, नॉलेजेबल जिसको चीजों को एनालाइज करने का तजुर्बा है, तरीका है। अब याद रखना फॉर एवर, आज मैं तुम्हें एक बहुत मेजर चीज बता रही हूँ, इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, नॉट डेवलपमेंट। ओके, नाउ व्हाट इज द कोर डिफरेंस? हमेशा याद रखना, ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव फिगर होता है। आप जब भी ग्रोथ की बात करोगे, ग्रोथ वुड इंक्लूड नंबर्स, इतने परसेंट जीडीपी, इतना ट्रिलियन जीडीपी। ग्रोथ मेजरेबल है। जब भी आप बोलते हो पर कैपिटा इनकम मेजरेबल है, ग्रोथ का कंपोनेंट है। आप बात कर रहे हो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना परसेंट, मेजरेबल है। जीडीपी मेजरेबल है। ऑल दीज थिंग्स आर मेजरेबल when you are talking about development, and the idea of सबका साथ सबका विकास revolves around development. And when I say development, it means quantitative plus qualitative. ऐसी चीजें भी आपके पास हैं जो आप नाप नहीं सकते, बट दे एग्जिस्ट। एजुकेशनल लेवल, आप ये तो बोल सकते हो कि यहाँ पे एजुकेटेड है, पर कितने लेवल तक, कितने आईक्यू तक, कितना नॉलेज, कितना डेप्थ नॉलेज है किसी चीज के बारे में, ये नहीं बोल सकते। हैप्पीनेस, यस, हैप्पीनेस इंडेक्स इज फॉर डेवलपमेंट। स्कैंडिनेवियन, नॉर्वे, स्वीडन, ये सारे हमसे बहुत, आपको क्या लग रहा है हमसे अमीर है जीडीपी में? इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट दे आर डेवलप्ड नेशंस। व्हाई? क्राइम रेट कम है, पेट्रियार्की कम है, जेंडर इक्वलिटी पे फोकस करते हैं, लोगों के राइट्स सही तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं, पीस है, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं। इधर आता है डेवलपमेंट। तो ग्रो कर भी लोगे, डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा तब तक डेवलप्ड नहीं कंसिडर किए जाओगे। और जब मैं बात करती हूँ सबका साथ सबका विकास, मीन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन, सब साथ में, इंक्लूसिव ग्रोथ। सबका साथ सबका विकास का मतलब ही इंक्लूसिव ग्रोथ है। जब इंक्लूसिविटी की बात हो गई, मतलब आपने डेवलपमेंट की बात कर दी कि हम सबको लेकर चलेंगे और उन सब लोगों में हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जब मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करूंगी, मतलब कि फाइनेंशियल सर्विसेज, हर तरीके की सर्विस, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सबके पास जाएगी। और इनको यहां तक पहुंचाने के लिए अगर मुझे डेवलपमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, मुझे वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करने के लिए कि भैया जाकर बैंकिंग फैसिलिटी लो, फाइनेंशियल सर्विस लो, तो मुझे उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। उनको पढ़ाने के लिए स्कूल तो होने चाहिए, उनको पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर तो होने चाहिए। तो ये जब मैं करूंगी, ये बन जाएगा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट। आपको अपने ह्यूमन रिसोर्स अच्छा चाहिए, आप चाहते हो कि आपके कंट्री की जो यूथ है वो स्ट्रांग रहे, वो हेल्दी रहे, वो मेंटली स्टेबल रहे,
राइट? आजकल के टाइम पे सब बात करते हैं मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस, हर चीज का, क्योंकि ये नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये कैसे ठीक होगा जब आप वैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, आप वैसा वर्क स्पेस प्रोवाइड कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स आपका इतना स्किल्ड है, इतना ट्रेंड है। That is where you are talking about inclusivity, that is where you are talking about development, not just growth। क्योंकि बहुत आप पर कैपिटा इनकम बढ़ा भी लो, पर कैपिटा इनकम से डेवलपमेंट कैसे आएगी? क्योंकि पर कैपिटा इनकम हमेशा एवरेज देखकर निकाली जाती है। और अगर एवरेज में 10 लोगों का मैं एवरेज निकालूं, 10 में से 2 भी 100 में से 100 ला रहे हैं, बाकी फिर भी उनसे कम लेकर आएंगे, फिर भी एवरेज तो कवर हो ही जाएगा ना। रियल पिक्चर कहाँ दिखेगी आपको डेवलपमेंट की? पर कैपिटा तो फिर भी वैसे ही आ जाएगा। समझ आया कि ये सारी चीजें, एंड आई थिंक किसी ने अभी बीओपी की भी बात करी थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट again indication of your financial health, and it is the record of all the transactions financial nature ki between the individual and the rest of the world. That is where BOP comes in, and that is also a measurable tool in identifying the condition of the Indian economy और किसी भी इकोनॉमी को। ठीक है, तो वो भी अगेन मेजरेबल चीज है, उसके लिए भी गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है, ग्रोथ इंडिकेटर है। ओके, वो एक तरीके से हमारा स्टेटमेंट है जो हमें बताता है कि भैया यहाँ पर डेफिसिट आ चुका है, अब आप देख लो क्या करना है, वरना इकोनॉमी में भारी दिक्कत आ सकती है। तो वो तो एक तरीके से उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा है। अंडरस्टूड? एवरीवन अनम्यूट एंड टेल मी, समझ आया क्या बोला है मैम मैंने? यस मैम। Yes, अब ma'am. कभी गलती होगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कि इंडिया क्या है क्या नहीं है? मैम जैसे मैम ऐसा मान सकते हैं जो मैम मेजरेबल हो, या फिर जिसको हम जब ये कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, या उसको मान सकते हैं हाँ, ग्रोथ में। क्वांटिटेटिव ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव Quantitative. गाइस। इफ यू से इंडिया इज And ग्रोइंग, development is not quantitative. it is not- quantitative plus qualitative, it is both। growth is a sub part of development। डेवलप होने Yes, के ma'am. लिए ग्रोथ होना जरूरी है, पैसा आएगा तभी तो करोगे ना, जीडीपी में पैसा होगा तभी तो कुछ कहीं पर लगा पाओगे किसी की एजुकेशन या ह्यूमन रिसोर्स पे। Yes, ma'am. बट इट इज अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क, डेवलपमेंट में ग्रोथ भी आता है, ग्रोथ होनी जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, बट इट इज अ प्री रिक्विजिट, इट शुड बी देयर, बट इट डज नॉट मीन कि ग्रोथ है तो डेवलपमेंट भी। समझ आया कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी अभी भी इंडिया डेवलपिंग के अंदर ही क्यों कंसिडर किया जाता है? क्लियर है यस मैम। सबको? एवरीवन Yes, क्लियर? ma'am. Yes, ma'am. Clear. ओके, अब कभी भी ये चीज प्लीज, मतलब मेरे स्टूडेंट्स हो तो फिर तो ये कभी भी बेस जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, बेसिक आइडिया बहुत जरूरी होना चाहिए। सो वी वर टॉकिंग अबाउट मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग के अंदर वी स्टार्टेड विद बैंकिंग। बैंकिंग में बैंक्स का क्या क्या काम होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, एंड बैंक का जो मेजर रोल है इन सबका साथ सबका विकास इज टू मेक बैंकिंग सर्विसेज मोर इंक्लूसिव फॉर एवरीबडी, कि सबके पास हम ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, बैंकिंग सर्विसेज हैं टू बी प्रिसाइज, वो पहुंचा पाए। एंड बैंकिंग सर्विसेज हमारी कंट्री में जो रेगुलेटर है वो कौन है? सेंट्रल बैंक, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलो, अब मूविंग फॉरवर्ड विद द बैंकिंग पार्ट अगेन, फिर से आप सबने सुना होगा रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट सिक्योरिटीज, सुना है सबने? इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, क्या फर्क Yes, होता है? ma'am. यस कोई मैम। मेरे को चलो मुझे कोई ये बताओ बिफोर एनीथिंग एल्स, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में क्या फर्क होता है? मैम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से बचने के लिए दोनों यूज होता है, एक गवर्नमेंट के साथ यूज होता है, एक बैंक। क्या गवर्नमेंट के साथ क्या होता है और बैंक के साथ क्या होता है? फिजिकल पॉलिसी जो होता है वो बैंक गवर्नमेंट लागू करता है ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से बचा जा सके। गुड। एंड मॉनेटरी पॉलिसी विल बी बाय
बैंक्स नहीं, आरबीआई। आरबीआई आरबीआई पर कैरी आउट ऑब्वियसली बैंकिंग स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट क्या होता है। फाइनेंशियल फिस्कल पॉलिसीज वो होती है, जिधर भी फिस्कल वर्ड आया उसका मतलब ये है कि फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लेकर आएगी इन ऑर्डर टू कर्टेल द मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए अपनी इकोनॉमी में। जहां पर भी मॉनेटरी पॉलिसी की बात आ गई, मतलब वहां पर हमने बात कर दी है सेंट्रल बैंक की। आरबीआई उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ कि चलो दोनों जो है, फिस्कल पॉलिसी हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, इनका जो मेजर आइडिया है वो आइडिया क्या है? टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कि कितना पैसा मार्केट में जाएगा उसको कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी है, दैट इज विद द गवर्नमेंट इन केस ऑफ फिस्कल पॉलिसीज, एंड मॉनेटरी पॉलिसी के केस में आरबीआई। अब मुझे ये बताओ कि पहले इजी से शुरू करते हैं। जो आपको आइडिया है मॉनेटरी पॉलिसी का, कि क्या मॉनेटरी पॉलिसीज ऐसी हैं जो आरबीआई जो है जो इंट्रोड्यूस करता है या चेंजेस कुछ लेकर आता है। अगर मान लो कंट्री में बहुत सारा इन्फ्लेशन है, तो आपको क्या लगता है क्या क्या पॉलिसीज हैं जो आरबीआई इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? मैम आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। ठीक है, इंटरेस्ट कौन मैम से आरबीआई इंटरेस्ट जब पे? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो कौन से जो इंटरेस्ट? हमारे क्या होता है, जैसे मैम लोन देने क्या बोलते हैं उसे? वो के मैम। इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली बढ़ा देंगे क्या, कि डायरेक्टली बढ़ा देंगे? मैम जैसे जैसे मैम इंडायरेक्टली मैं पहले बता बढ़वाएंगे तो जो भी उनके ब्रांच बैंक है, वैसे मतलब जो कमर्शियल बैंक है बोला उनको। आपने सही है, बोला आपने सही है कि इंटरेस्ट पे फर्क पड़ेगा, पर वो इंटरेस्ट आरबीआई कैसे, किस पॉलिसी के थ्रू आरबीआई उस इंटरेस्ट रेट पे कंट्रोल करेगा? मैम जैसे ये लोन रेट को बोलते लोन हैं। देने मैम लोन। अरे मैम एग्जैक्ट नाम तो नहीं आया मैम, इसमें याद आ रहा है, बट मैम का कोई एग्जाम्पल ले बता सकते हैं। चलो, किसी ने रेपो रेपो रेट। रेट का, गुड, रेपो रेट का नाम सुना होगा सबने। रेपो रेट क्या होता है? चलो बात ही करते रेपो रेट। व्हाट इज रेपो रेट? मैम किसी ने तो बोला था रेपो रेट, पर होता क्या है रेपो मैम रेट? रिजर्व परचेज कुछ कर। मैम रेपो रेट वो रेट होता है जो मैम आरबीआई डिसाइड करती है कि आप इतने इंटरेस्ट रेट पे लोन मतलब दे मतलब इतना वो कर सकते हैं, मतलब आरबीआई को इतना देना होगा कोई रेट है। मैम आरबीआई जब किसी बैंक को लोन देती है तब होता है उस ओके, इंटरेस्ट रेट so है। the rate at which RBI lends to the commercial bank, that is called as repo rate। ठीक है, तो जब आप बात करते हो इंटरेस्ट रेट की, वो एक्चुअली रेपो रेट है, जिसमें चेंजेस आने की वजह से इंटरेस्ट रेट में चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो रेपो रेट इज द इकोनॉमिक टर्म। सब लिखो, दैट रेपो रेट is the rate at which RBI lends to the commercial banks। ठीक है, अब इस लेंडिंग के वक्त अगर सिचुएशन इन्फ्लेशन की है, तो आरबीआई जो है वो रेपो रेट को बढ़ा देता। ठीक है, अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी में, कि जैसे ही आप बढ़ाते हो रेपो रेट, तो कमर्शियल बैंक जिस रेट पे, क्योंकि उसको अब खुद लोन जो है वो महंगा मिल रहा है, इसकी वजह से जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो लोन दे रहे हैं, हम डायरेक्टली आरबीआई से तो लोन नहीं लेते हैं, है ना। आरबीआई कमर्शियल बैंक को देता है एंड कमर्शियल बैंक हमें देता है। नाउ अगर मैं बोल दूं कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, और मैं खुद एक कमर्शियल बैंक हूं सपोज, तो क्या मैं अपने कस्टमर्स को, जिनको मैं लेंड करूंगी, मैं उनको भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर नहीं दूंगी? यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो
आइडिया सही है कि हाँ ऐसा कुछ होता है, उसको बढ़ाया जाता है, पर वो जो काम होता है ना, क्योंकि हम डायरेक्ट आरबीआई के थ्रू नहीं जा रहे हैं। आरबीआई कमर्शियल बैंक को देगा, कमर्शियल बैंक हम लोगों को लोन देते हैं। ये पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, जो भी आप आईसीआईसीआई, जो भी आप बैंक देखते हो, ठीक है। तो इनको जो लोन्स मिल रहे हैं अब वो महंगे हो गए हैं, क्योंकि आरबीआई ने अपना रेट बढ़ा दिया है। तो अब जैसे ही आरबीआई ने अपना रेट बढ़ाया, ये अपना रेट बढ़ाएंगे, ये अपना रेट बढ़ाएंगे, फर्क हम पर, फर्क नॉर्मल लोगों पर भी पड़ेगा। समझ आया? यस मैम। यस मैम। तो ये हो रहा है इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के टाइम पर जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करने का कोशिश किया जाता है, मतलब कि कम से कम लोगों के पास पैसा आए। अब हम कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? ताकि लोग जो है ये डीमोटिवेट हो कि अगर अगर महंगा लोन है तो हम क्यों लेंगे, तो इससे बेटर है अभी रुक जाते हैं, अभी नहीं लेंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोगों की डिमांड करने की, पैसा तो आ नहीं रहा ना, लोन देते, पैसा आता तो कुछ खरीदते भी। अब वो लोन ही नहीं लेने जा रहे हैं। तो अब लोन लेने नहीं जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरे पास जो पैसा आ सकता था, कि जो मैं शायद सोचता या सोचती कि मैं जाकर लोन लेकर ये चीज की डिमांड कर सकती हूँ, अब मैं वो करूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि बाद में पैसा तो मुझे ही चुकाना है। तो मैं डीमोटिवेट हो गई हूँ कि मैं लोन नहीं लूंगी। तो मैं लोन डीमोटिवेट कहूंगी तो धीरे 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 कर कर जो डिमांड है चीजों की, वो थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाएगी। जैसे जैसे डिमांड नीचे आई, उस चीज की डिमांड ही नहीं है, तो जो वो बढ़े हुए प्राइसेस थे वो भी नीचे आने लग गए। तो डिमांड और प्राइस को साथ में लाने के लिए, एक इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ये पूरी पॉलिसी की जाती है। अगर एक पॉइंट के बाद प्राइस बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो इन्फ्लेशन की दिक्कत आएगी। अब मुझे कोई एक बात बताओ, इन्फ्लेशन अच्छी चीज है या बुरी चीज है? मैम एक तरह से बुरी चीज है क्योंकि महंगाई आ जाती है। हाँ, इन्फ्लेशन इज महंगाई। हम जरूरी है संजय? लेकिन। मैम इन्फ्लेशन भी जरूरी है, मैम उतना नहीं, बट जैसे मैम इस प्रेजेंट टाइम इन्फ्लेशन जो है, तो मैम जैसे इन्फ्लेशन नहीं होगी तो हम ग्रोथ कैसे करेंगे, वो भी तो हो सकता है। हम ग्रोथ कैसे करेंगे मतलब बोल सही रहे हो कि चलो इन्फ्लेशन जरूरी है, पर किस वे में? मैम किस वे में, मैम मैम ज्यादा ग्रो इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए, बट मॉडरेट रहना चाहिए। जैसे कोई चीज मान लीजिए, मैं एग्जांपल करने का मतलब ये था मेरा कि मैम किसी कोई चीज हम प्राइस के कोटेट करते हैं कि कोई हम्म। चीज सस्ता मिलेगा मैम, तो उसको मैम उसमें प्रॉफिट कम होगा ना। कोई भी चीज सस्ता होगा तो जैसे मैम चलो, उसकी लागत ज्यादा लग रही है बोल और बोल मार्केट में। सही रहे हो, बोल सही रहे हो, पर थोड़ा पीछे का लॉजिक इधर उधर है। चलो मैं समझाती हूँ कैसे होता है ये। देखो, कोई आउटराइट आंसर नहीं है, ठीक है। इन्फ्लेशन अच्छा भी हो सकता है, एक लिमिट के बाद बुरा होता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन, अगर इसका कभी आंसर देना जा तो आर्टिकुलेटेड वेल कि इन्फ्लेशन टू अ लिमिट इज गुड, बट बियॉन्ड अ पॉइंट इट इज नॉट। एक हद तक इन्फ्लेशन अच्छी चीज है, महंगाई अच्छी चीज है, उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और जब प्रॉब्लमेटिक होता है तब गवर्नमेंट और आरबीआई जो है वो आपस में आकर सारा देखते हैं, संभालते हैं कि अब क्या करना है। नाउ अब मैं बोल रही हूँ कि ये अच्छी चीज है, तब वो अच्छी चीज क्यों है? क्योंकि वो इंडिकेट करता है कि ये जो प्राइसेस बढ़े हैं, ठीक है, ये रीजन है कि लोगों के पास पैसा है, उस चीज की उतनी डिमांड तो क्रिएट हो रही है ना, तो वो ये दिखाता है कि कम से कम इकोनॉमी में पैसा है, मतलब कंट्री जो है, कंट्री में पैसा आ रहा है। तभी जाकर ये लोग डेवलप, तभी जाकर ये लोग डिमांड कर रहे हैं, और उसी डिमांड की बढ़ती हुई डिमांड की वजह से वो जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो एक चीज ये दिखाता है कि अच्छा, लोगों के पास कम पैसा है खर्च करने के लिए, कंट्री ग्रो कर रही है। अब इसका दूसरा पहलू देखा जाए कि अगर इन्फ्लेशन होगा, प्राइसेस हाई होंगे, तो ये फायदा करेगा, पर एक हद तक फायदा करेगा। जो आपने बोला अंकित, आपने बोला कि हाँ, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दो अलग लोग हैं इकोनॉमी में, ठीक है। फायदा उनको हो सकता है जो महंगा चीज बेच रहे हैं, बट कब तक होगा? सिर्फ बहुत छोटे समय के लिए होगा। एक पॉइंट के बाद या तो कस्टमर लेना ही बंद कर देगा, तो आगे जाकर दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, कि जो आप प्रॉफिट की बात कर रहे हो कि हाँ प्रॉफिट होगा,
प्रॉफिट कैसे होगा? उसके लिए भी तो चीजें महंगी है ना। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में देखोगे तो इन्फ्लेशन जितना स्टेबल हो, जितना लिमिट के अंदर हो, उतना ही अच्छा है। एक टाइम के बाद बेकार। If the inflation goes beyond limit situation, it will be like, yes, that is the situation. Pakistan and Sri Lanka are facing huge economic crisis. Okay, when you talk about Pakistan and Sri Lanka, their problem is not just inflation. उनकी तो policies ही बहुत ज़्यादा बेकार थी। That is not because of की demand and then उसकी वजह से inflation। डिमांड, पैसा ही नहीं है लोगों के पास। तो मैम उधर जो फ्यूचर में चाइना भी ऐसा हो जाएगा। फ्यूचर में चाइना भी ऐसा हो जाएगा जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान का। ये क्यों लग रहा है आपको कि ऐसा हो जाएगा चाइना? मैम क्योंकि मैम एक बार मैंने पढ़ रहा था उसको वहाँ पे के बारे में, तो ऐसा कुछ मुझे आइडिया मिलता कि जो आने वाले 10-15 साल में कि वहाँ की इकोनॉमिक्स बहुत खराब हो जाएगी। देखो चाइना, पहली बात तो ये देखो बोल किसके लिए रहे हो। चाइना सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है वो वर्ल्ड की। एंड कभी भी इतनी बुरी हालत नहीं हो सकती कि वो पाकिस्तान और श्रीलंका की पोजीशन में पहुंच जाए। ओके, चाइना इज द सुपर पावर राइट नाउ, स्पेशली फ्रॉम एशिया। एशिया में इंडिया हैज द कैपेसिटी टू लीड। लीड हम कर सकते हैं क्योंकि हमारी सॉफ्ट पावर बहुत तगड़ी है। बट जहां पर पैसे की बात आएगी तो उनकी इकोनॉमी हमसे 5 टाइम्स ज्यादा है। तो फॉरगेट अबाउट चाइना बीइंग इन द सिचुएशन। एक बार को जिस तरीके की वहां की रूल है ना, वहां का जो रूल चलता है, कम्युनिस्ट वो बोलते हैं, वो डेमोक्रेटिक मानते हैं। बट जितना सेंट्रलाइज सिस्टम है, जिस तरीके की पॉलिसीज उनकी हैं, दे कैन नेवर एंड अप विद द सिचुएशन लाइक पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये तो मैं अभी लिख कर दे रही हूँ। या तो ये हो जाए कि कुछ दिनों बाद जो वहां के अभी लीडर हैं उनको कुछ हो जाए या पार्टी में चेंज हो जाए, वो तो अलग ही चीज हो जाएगी। खैर, मैम क्या कि मैम यूएस हम डर रहा है लव चाइना। यूनिवर्सिटीज मैम हम लव यूनिवर्सिटीज पढ़ते, तुम्हारे सर हैं प्रोफेसर सक्सेना, वो बता रहे थे, इसे कुछ लेक्चर दे रहे थे, तो बता रहे थे कि खराब हो सकती है फ्यूचर, आने वाले चाइना का भी स्थिति खराब हो सकती है, बट होगी, इतना नहीं बता हम। वो होगी, पर वो पता है कब होगी? मैं बता भी रही हूँ कि ऐसा हो सकता है सिर्फ तभी जब इंडिया बहुत आगे निकल जाए एशिया में चाइना से, तब की सिचुएशन है ये। क्योंकि जिस तरीके से कंट्रीज दबी हुई है चाइना से अभी, इतना ज्यादा पैसा, डेट, इतना फाइनेंशियल प्रेशर है फ्रॉम चाइना। यूएस को आना पड़ा है पैसिफिक रीजन में टू कर्टेल चाइना। कितनी बड़ी बात है ये, मतलब कि सुपर पावर आ रही है एशिया पैसिफिक रीजन में टू कर्टेल, और चाइना इकलौता अकेले लड़ रहा है। चाइना को सपोर्ट वैसे नहीं मिलता है जैसे इंडिया को मिलता है। मतलब है हम इंडिया, बट मैं बहुत प्रेगमेटिक तरीके से बात कर रही हूँ कि इकोनॉमिक सेंस में ए चाइना इज अनबीटेबल राइट नाउ। सेकंड, 10-15 सालों में तो नहीं हो सकता। देखो 10-15 सालों में नहीं हो सकता आने वाले 50-60 साल में हो जाए। पर 10-15 साल तो अभी भी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा आ गए साल तो यूं निकलता है राइट। तो 10-15 साल से मतलब आई डोंट अग्री टू दिस। बाकी हाँ, अगर ऐसा है कि एकदम एक वर्ल्ड पावर चेंज हो गई, यूएस नीचे आ गया एकदम, चाइना को कुछ हो गया, या सारी कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट हो गई। बट चाइना, बट पता है प्रॉब्लम क्या है कि मैं इस चीज को इतना सपोर्ट क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि चाइना के अगेंस्ट आ भी गई ना तो लड़ ही नहीं पाएंगे, तो अगेंस्ट आ भी नहीं पाएंगी वो। ये पूरा मतलब पूरा पॉइंट ही यही है। बट हाँ, अगर वो एकदम आउटराइट ऐसे हो जाती हैं कि नहीं, नो मीन्स नो, नो टू से नो टू चाइनीज प्रोडक्ट्स, अगर सिचुएशन ऐसी आती है। बट एशिया में कितनी कंट्रीज हैं जो ऐसा बोल पाएंगे? नॉट जस्ट एशिया, यूएस ने जब ट्रेड वॉर करा था चाइना के साथ, 2 साल यूएस इकोनॉमी को भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी, क्योंकि चाइना का मार्केट इतना बड़ा है। चाइना के गुड्स, लेबर, सारा इतना चीप है कि आधे से ज्यादा दुनिया उनके प्रोडक्ट से फ्लडेड है। तो ये तो मतलब इट इज लाइक जब चाइनीज प्रोडक्ट, आप लोगों ने भी पढ़ा, ये पबजी, ये सब क्या क्या था, सारा बैन हुआ था। यस मैम। चाइना को क्या फर्क पड़ा? कितना फर्क पड़ा चाइना को? ठीक है। मैम टिकटॉक। हाँ, तो ये सारी, मैम आई हैव अ क्वेश्चन। रेमिशन एक्सप्लेन कर दो थोड़ा। रेमिशन तो इस टॉपिक से इंक्लूडेड नहीं। दिस इज, रेमिशन इज अ लीगल टर्म, चंदन, टू रेमिट, रेमिट अ सेंटेंस।
Are you talking about the legal part here? लीगल में जब पॉलिटिक रेमिशन, रिस्पाइट, ये सारा okay, so remission is a मैम legal term. If you're talking about recession, then it is different. Recession is economy. देखो recession होता है सिंपली जब एक पॉइंट ऐसा आ जाए जो डिप्रेशन से भी नीचे चला जाए। 2 क्वार्टर तक आपकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, पैसा कम आ रहा है, बर्दाश्त कर लेंगे। 3 क्वार्टर के बाद बोल देंगे कि इकोनॉमी ना अब धीरे धीरे क्या कर रही है, रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। मतलब कि कंट्री में धीरे धीरे जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, पैसा नहीं है तो जॉब नहीं है, पैसा नहीं है तो दोगे क्या? तो एम्प्लॉयमेंट रुक जाएगी, जो दे रहे हो उनको निकालना पड़ेगा, और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जितना भी दे रहे थे वो भी एकदम नीचे चला जाएगा। दैट इज डिप्रेशन, जहाँ पे प्राइवेट लोगों के पास पैसा ही नहीं बचेगा। ठीक है, सो रिसेशन इज द टाइम पीरियड वेयर द इकोनॉमी क्रम्बल्स। क्रम्बल्स मतलब या इट गोज डाउन फॉर स्ट्रेट और फॉर गुड 3 क्वार्टर्स। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, राइट? पता होगा, Q1, Q2, Q3, Q4, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, यस मैम। है ना? तो अगर 3 से ज्यादा आ गई तो मतलब समझ लो रिसेशन में हो। ठीक है, तो इसीलिए ये आरबीआई और ये सब इतना न्यूज में रहता है। अगर रिसेशन था, तो रिसेशन मैंने बता दिया है। रेमिशन एक लीगल टर्म है, तो अगर रेमिशन है तो आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है चंदन? ओके चलो, रिसेशन ही था, गुड। चलो, तो अब बात करते हैं हम इन्हीं रेट्स की। तो रेपो रेट की बात हो गई। अब यहीं पर एक चीज आती है, ओपन मार्केट सिक्योरिटीज। ओपन मार्केट सिक्योरिटीज क्या होता है? कभी सुना है? ओपन रेपो रेट तो सबको पता है, ओपन मार्केट सिक्योरिटीज क्या होता है? सिक्योरिटीज क्या होता है इसको बताओ। कभी सुना है सिक्योरिटी? मैम सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है तो मतलब आउटराइट नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट बॉन्ड, हाँ ठीक है, चलो थोड़ा बोल सकते कि हाँ रिलेटेड है, बट आरबीआई की किस काम की होती है? शेयर्स इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी। यस खुशी, इट्स अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी, चलो सिक्योरिटी नाम से पता चल रहा है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके आपके पास होने से आपको किसी तरीके की फाइनेंशियल सेफ्टी, सिक्योरिटी है, इसीलिए उनको सिक्योरिटीज बोला जाता है। ठीक है, शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, ये सारी जो चीजें हैं ये आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि आगे जाकर आप इसको या तो आप इसको लिक्विडेट कर दोगे, इनसे किसी भी तरीके का पैसा आएगा। ठीक है, अब होता क्या है, आप सुनो आरबीआई इसका कैसे यूज करता है। तो आरबीआई के पास कुछ सिक्योरिटीज होती हैं। क्या सिक्योरिटीज है उसमें हम अभी नहीं घुसेंगे, ठीक है? धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगे, जब कैपिटल मार्केट की बात करेंगे तब बताएंगे। हर टॉपिक में जितना इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ेंगे। ओके, तो अब मानो कि मेरे पास चलो यही है मेरे पास अभी, तो मान लो ये एक सिक्योरिटी है। ठीक है, इट्स अ टैबलेट एंड ये कमर्शियल बैंक है, ये सिक्योरिटी है। ठीक है, और ये आरबीआई के पास है। तो मतलब ये मान लो मेरा ये वाला हाथ आरबीआई है जिसके पास सिक्योरिटी है, और ये है कमर्शियल बैंक, कोई भी बैंक हो सकता है ये। ठीक है, अब इन्फ्लेशन दिख रहा है मुझे मार्केट में। अब आरबीआई का, ओके, सो आरबीआई का काम क्या है? मनी सप्लाई को कर्टेल करना। ठीक है, अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन में हमें ये तो पता है कि आरबीआई क्या करेगा, पैसों को खींचने की कोशिश करेगा। रेपो रेट में तो हमने कहा कि हाँ वो बढ़ा देगा, बढ़ा देगा, तो कैसे वो कम होगा वो हमने डिस्कस कर लिया। पर ओपन मार्केट सिक्योरिटी के थ्रू वो ये कैसे करेगा? इसमें तो हम कुछ इंटरेस्ट रेट या ऐसा अभी हमने कुछ मेंशन नहीं करा है। तो इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि अगर ये मैम सिक्योरिटीज, अंकित और सैफ, हु इज इट? मैम ओपन मार्केट सिक्योरिटी मैम एक आ सकते हैं जो मैम जो मार्केट का सिक्योरिटी पैसा रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का जो पैसा रहता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई जो ले लेता है, रिजर्व कर लेता है, उसको मैम बोल सकते हैं ओपन नहीं ओपन नहीं, इसका मार्केट से। काम एकदम अलग होता है। होती गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, आरबीआई के पास जो सिक्योरिटीज होती हैं वो गवर्नमेंट की होती हैं, ट्रेड उनके थ्रू होता है, बट उसका जो आइडिया है वो जो अलग। मैम
Yes, ma'am. ओके चलो, तो अभी क्या है कि मैं आरबीआई हूँ, मेरे को इंश्योर करना है कि मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन ना आए। उस सिचुएशन को रोकने के लिए मैं क्या करूंगी, मेरे पास जो सिक्योरिटीज पड़ी हैं, मैं इन कमर्शियल बैंकों को बोलूंगी आकर खरीदो। ये कंपल्शन है कि मैं सिक्योरिटी दे रही हूँ, इसे खरीदो। ठीक है, अब या तो वो जो सिक्योरिटी है वो ऐसे पॉइंट में लिए जाएगी, बेसिकली ऐसे टर्म्स क्रिएट किए जाते हैं कि आपको बस जो समझना है वो ये समझना है कि आरबीआई एक तरीके से सिक्योरिटी इशू करता है जो कमर्शियल बैंक को परचेज करनी पड़ती है। और जब उन्हें ये परचेज करनी पड़ती है तो परचेज करते वक्त आपके पास पैसा बचता है या खर्च होता है? मैम खर्च होता है। तो खर्च होता है, तो मेरा इसका तो पैसा चला गया। जब इसके पास पैसा ही नहीं होगा देने के लिए, तो अभी मैंने कुछ रेपो रेट वगैरह यूज नहीं करा, मैंने तो सिंपल ये बोला है ये सिक्योरिटी मैं दे रहा हूँ, तुम खरीद लो। ये गए, इन्होंने खरीद ली, अब इनके पास पैसा बचा नहीं ज्यादा, तो जब इनके पास पैसा ही नहीं बचा तो आगे जाकर क्या देंगे? मैम सिक्योरिटी वो फ्यूचर सेविंग है ना, उन्होंने खरीदा है तो वो फ्यूचर के लिए सेव करके रख रहे हैं। पर अभी तो पैसा नहीं है ना बट मैम देने वो के लिए। इन्फ्लेशन रोकने के लिए हो रहा है ना, महंगाई ने बढ़ा के, इसीलिए तो सिक्योरिटी हाँ, बेच रहा है। यस यस, पर मैम इसी आरबीआई यही ने चीज मैं जैसी, समझ आरबीआई यही ने, चीज मैं बोल बोलो। मेरा बोलने का मतलब यही था मैम कि एग्जाम्पल थ्रू कि मैम कोई भी मतलब पैसे से हम आदमी का पैसा या फिर कोई कमर्शियल बैंक का पैसा, अगर सिक्योरिटी खरीदने में जो पैसा जाता है आरबीआई के थ्रू, और सिक्योरिटी ले लेता है तो पैसा तो चला जाता है मार्केट सट के ना, तो आरबीआई के जो थ्रू, वही इन्फ्लेशन है, होता है कंफ्यूजन इज विद द वर्ड, आरबीआई के थ्रू नहीं, आरबीआई को जाता है, को जाता है। को जाता है पैसा। ठीक है, हाँ, तो yes, जब आरबीआई State को पैसा जा बैंक रहा है करके तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बच रहा है। हाँ, उनके पास एक yes, सिक्योरिटी है, इन्वेस्टमेंट है, वो अलग चीज हो गई, पर अभी तो पैसा नहीं है ना देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 रुपए पड़े थे, 10 रुपए का मैंने खरीद लिया, क्या खरीद लिया, कुछ भी काम की जो भी आता है 10 रुपए में, जो किसी काम का है। चल सपोज एक टमाटर खरीद लिया 10 रुपए में, अब मैं उसको देखूंगी कि हाँ मेरे पास टमाटर है, मैं इसको यूज कर सकती हूँ बाद में किसी चीज में डालने के लिए, वैसे इन्वेस्टमेंट है। बट अगर मेरे को कोई मेरा फ्रेंड आकर बोलेगा यार 10 रुपए हैं तो देना, क्या मैं दे पाऊंगी? नहीं दे पाऊंगी ना। नो मैम। ठीक है, तो यस, इन्वेस्टमेंट ना इन्वेस्टमेंट उससे मतलब नहीं है, सिंपल पॉइंट ये है कि कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है अब देने के लिए, और जब पैसा ही नहीं है देने के लिए तो कैसे देंगे? तो जिसकी वजह से अगेन दे विल बी डिमोटिवेटेड टू लेंड, और जब लेंड ही नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? मैम इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा ही नहीं, पैसा रहेगा ही नहीं मार्केट में। नीचे चला जाएगा, डिमांड और प्राइस फिर से हम्म, स्टेबल हो जाए। नीचे चला जाए। समझ में आया सबको? अनम्यूट एंड टेल मी, ओपन मैम मार्केट यस मैम। सिक्योरिटी समझ में खरीदने आया? के बाद क्या होगा, मतलब खरीदने के बाद पैसा नहीं है ना कॉमर्शियल बैंक के पास अब इतना, तो फिर क्या बैंक करें? को वापस कैसे मिलेगा वो पैसा? अरे सिक्योरिटी है, कभी भी बेच देंगे, यही होता है, जब उनको मन करेगा वो बेच देंगे, कहीं पे भी बेच दो। बैंक की सिक्योरिटीज हैं वो, उनको लगेगा कि हमें पैसा चाहिए, जब उन्हें पैसा चाहिए होगा तब वो आरबीआई को बेच देंगे। मैम जैसे कमर्शियल बैंक में जो सिक्योरिटी रहता है पब्लिक ही बेच सकता है। उसका पूरा तरीका अलग होता है, ये जो है ये एक प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। याद रखना, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, ये सब जो है ये थ्रू कमर्शियल बैंक्स, जो आपको जो भी दिखता है ना, ये इनका कोई नॉर्मल कैपिटल मार्केट में नहीं चल रहा होता है, एक अलग प्लेटफॉर्म होता है जिधर से आरबीआई ऑफर करता है। एंड आरबीआई ऑफर जब करते हैं अपनी सिक्योरिटीज, तब ये कमर्शियल बैंक उन सिक्योरिटीज को खरीदते हैं। अब जब वो खरीदते हैं तो उस टाइम पर इनके पास पैसा कम बचता है। ओके, एंड जब जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि हाँ कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए, तो वो सेम प्लेटफॉर्म में आरबीआई को वो चीज री इन्वेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं कि हाँ हमें इस पैसा का चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी करी, अब वो सिक्योरिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, बॉन्ड हो सकता है, शेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बेच दो उसे। बट उसका एक अलग प्लेटफॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी का जैसे शेयर्स इधर उधर हो रहे हैं या सिक्योरिटी, आरबीआई डज इट, द मैनर इट इज डन, इट इज सेम, बट द प्लेटफॉर्म वेयर
आरबीआई इज गेटिंग इन्वॉल्व विद कमर्शियल बैंक, ऐसे सेलिंग और परचेज में वो प्लेटफॉर्म अलग होता है। ओके, आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ओपन मार्केट सिक्योरिटी एक तरीके का टूल है जो आरबीआई यूज करता है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन एज वेल एज डिफ्लेशन, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में। और इन्फ्लेशन के टाइम पे इट आस्क्स और इट ऑफर्स द सिक्योरिटीज टू द कमर्शियल बैंक, वो ऑफर करते हैं कि आप खरीदें। और जब उनको लगेगा कि नहीं नहीं लोगों के पास तो पैसा होना चाहिए, तो वो दूसरों से बोलते हैं कि वी आर ओपन टू बाय, तो अब आपको बेचनी है तो आप बेच दो। तो उस टाइम पर वो क्या करते हैं कि अच्छा हम खरीद लेते हैं, और जब वो खरीदेंगे तो अगेन पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो लोग आगे दे पाएंगे। समझ आया सबको? यस मैम। ठीक है, बॉन्ड ये बॉन्ड सिक्योरिटी जस्ट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, बॉन्ड, और ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग बॉन्ड और ये सब, ये कैपिटल मार्केट ये चीजें हैं, इसको पढ़ेंगे। शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, ट्रेजरी बिल्स, जो भी दिमाग में है वो सब पढ़ेंगे। एकदम हर चीज को अगर लाओगे तो ये जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है वो नहीं भूल। अभी सिर्फ ये याद रखो, सिक्योरिटी कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, सिर्फ पर ये बोलो कि ये डॉक्यूमेंट है, मैं आपको दे रहा हूँ, आप बदले में मुझे पैसा दे दो, या आप इसको अभी खरीद लो। और जैसे ही मैंने वो चीज खरीदी तो उस टाइम पे मेरे पास पैसा नहीं होगा देने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, शेयर्स, इन सब के बीच में भी एक एक थिन थिन लाइन है। अगर मैं वो अभी नहीं समझा मैम रही हूँ तो उसका मतलब है तुम लोगों को कंफ्यूज ना करना। समझ आया? ओके मैम। ठीक है, तो मैम अभी नेक्स्ट क्लास के लिए मैम बस इतना समझो, 5:50। एक सिक्योरिटी है। यस अंकित, टेल मी। मैम नेक्स्ट क्लास मैम 5:30 पे है मैम। 5:30 पे? अच्छा यस, तो मैं हाँ, तो अभी के लिए ये क्लास जो है ये एंड हो रही है। बाकी ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आरबीआई का कुछ रोल, ओके, एंड जो भी हमने दो चार कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं, इसके अलावा प्लीज एक बार अगर कोई भी डाउट होगा रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बैंकिंग खत्म कर देंगे, बैंकिंग विल बी डन बिकॉज 2-3 मोर मैम एलिमेंट्स हैव टू बी मैम डिस्कस्ड। नोट्स मैम क्या क्या मैम नोट्स आप प्रोवाइड करेंगे मैम, या जो लिखवा रहे हैं वो लिख लें बस हो गया? वो तो आप लिखो, ऑब्वियसली जो लिखो, बट इसके अलावा मैं भी नोट्स दूंगी, बट वो वीक के एंड में आएंगे। ठीक है, तो आई विल सी थैंक यू यू मैम। गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन ऑल द बेस्ट, और कीप रीडिंग और पढ़ना इसको जाकर। ऐसा नहीं है कि अभी रख के बुक बंद कर दोगे, खुद से भी जो भी पढ़ोगे प्लीज मेरे से आगे डिस्कस करना कि मैम इसमें हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए तुम्हारा होमवर्क है कि मुझे ये बताओगे कि रेपो रेट अभी कितना चल रहा है, रेपो रेट, सीआरआर का अभी क्या लिमिट चल रहा है, और आर इन्फ्लेशन रेट कौन डिसाइड करता है। ये 3 आपके क्वेश्चन हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देन हम इन्हीं से क्लास शुरू करेंगे। अंजलि आप कुछ बोल रहे थे? हाँ मैम, आपने एक टर्म रेज किया था एम्प्लॉयमेंट, तो आप एक्सप्लेन कर रहे थे व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, फिर वो वहीं पॉइंट ऑफ हो गया। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मैंने बोला था कि जब भी आप एम्प्लॉयमेंट बोल रहे हो ना, तो हम एम्प्लॉयमेंट में स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर अब मैं बोल दूं कि मैं जाकर कल को टी शॉप में काम कर रही हूँ, वो भी है, बट व्हाट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशनल, स्किल्ड। ठीक है, हाँ, कोई भी एम्प्लॉयमेंट हो पर वो एक फॉर्मलाइज्ड वे में हो, उसका वो फॉर्मल सेक्टर में इन्वॉल्व होनी चाहिए, ताकि कोई भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए, कोई भी तरीके का डिसएडवांटेज किसी और लेबर को ना हो। कि अगर मैं किसी इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही हूँ, क्योंकि टी वाले को क्या कोई फॉर्मल सेक्टर में इन्वॉल्व करेगा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या है, कंपनी क्या है, ऐसा तो नहीं होता है, राइट? तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं तो फॉर्मल सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, या अगर कोई ऐसे एम्प्लॉयमेंट है भी तो उनको कैसे फॉर्मल सेक्टर के अंदर लेकर आना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हम बात ओके कर मैम, रहे हैं थैंक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की, स्किल्ड, प्रोफेशनल, एंड अगर कोई इनफॉर्मल है तो उसको कैसे लेकर आए, उस एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है इंडिया को। चलो, so I will see you guys on Saturday now. Till then, keep revising and keep studying.
Okay, bye everyone. Good evening. थैंक यू मैम। Okay, bye. Good evening, ma'am.